नमस्कार। HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रविवार को सेवा पखवाड़ा 2025 के अवसर पर गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि विकसित देश हर वर्ग के लोगों को काम करना होगा और पंच प्राण के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के विभाजन के कारण देश गुलाम हुआ था, हमें गुलामी की मानसिकता को खत्म करना होगा। आपको याद होगी सुविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की उस वैज्ञानिक खोज के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है। उन्होंने एक प्रयोग किया था और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था उस समय, क्योंकि पहले लोगों की यह मान्यता थी कि प्राण और संवेदना केवल मनुष्य के अंदर ही है, प्राणियों के अंदर ही है। पेड़ पौधे तो उसी प्रकार से निर्जीव हैं जैसे पत्थर है, पहाड़ है। और इस भाव के साथ दुनिया के वैज्ञानिक, उनकी अपनी अवधारणा हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि भारत की ऋषि परंपरा हमेशा जीव की जो 4 प्रकार की श्रेणी बताता रहा है, उसमें स्थावर को भी वह उस श्रेणी में लेता था, यानी पेड़ पौधों को भी, वनस्पतियों को भी उस श्रेणी में वह लेता रहा है। उसको भी पहले से यह मान्यता रही है कि नहीं, उसमें भी प्राण है, उसमें भी संवेदना है, वह हमारे व्यवहार को समझता है। और उन्होंने वह प्रयोग दुनिया के लोगों को दिखाया करके। किस रूप में? उन्होंने 2 पेड़ लगाए, एक समान परिस्थितियां दी, एक समान जलवायु में, एक समान प्रकार की उन्हें उपजाऊ भूमि दी, खाद पानी दिया, एक समान प्रकार की परिस्थितियां उन सबके सामने प्रस्तुत किया। और दोनों को अपने आप प्रतिदिन जाते थे, दोनों पौधों पर वह बराबर समान रूप से पानी डालते थे, खाद पानी देते थे, सबको समान रूप से उन्हें सभी प्रकार की खुराक वगैरह जो भी लगती थी वो सब देते थे। लेकिन दोनों के प्रति उनका व्यवहार में भारी अंतर रहता था। एक पेड़ जिसके बारे में वो जाते थे, उसको पुचकारते थे तो बड़ा हो जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब आगे बढ़ेगा, तेरे वंश में वृद्धि होगी, तेरा नाम होगा। और दूसरे के पास जाते थे, उसको दुत्कारते थे तो सूख जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा, तो ठूंठ हो जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। एक समान परिस्थिति में पले बढ़े, एक समान प्रकार की सुविधाएं प्रदान होने के बावजूद व्यवहार का क्या अंतर होता है। जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने, फलने फूलने का आशीर्वाद देते थे, वह सचमुच एक दिन बड़ा हो गया, खूब फल फूलने लग गया। और जिसको दुत्कारते थे, वह एक दिन बड़ा तो हुआ लेकिन बाद में ठूंठ हो गया, सूख गया, नष्ट हो गया। आप सोचिए, जब स्थावर और जंगम वनस्पति के साथ, पेड़ पौधे के साथ यह व्यवहार हो सकता है, तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसी मनुष्य के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार कर दें, भारत की गुलामी का एक कारण यह भी रहा है। हमने अपने ही बंधु बांधवों के साथ जो भेदभाव किया, जातीय वैमनस्यता के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न किया, उसका दुष्परिणाम सैकड़ों वर्षों तक इस देश को भुगतना पड़ा, हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन भेदभाव समाज ने किया, हमारा समाज विभाजित हुआ,
लेकिन गुलामी की मानसिकता पूरे देश को झेलनी पड़ी है। पूरा देश उसकी चपेट में आया। और गुलामी की मानसिकता क्या होती है? अपनापन भूल जाती है, अपना वैभव भूल जाती है, अपना गौरव भूल जाती है, अपनी विरासत को विस्मृत कर देती है। यही तो भारत के साथ हुआ, यही भारत के साथ हुआ है। भारत के लोगों ने यह मान लिया कि जो भारत का है वह तो पिछड़ेपन का प्रतीक है। जो भारत का है उसमें दम नहीं है। हम लोगों को मान लिया कि नहीं, संस्कृत की जगह इंग्लिश, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों की जगह कोई विदेशी हीरो, भारत के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की जगह कोई विदेशी ग्रंथ, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखकों की मौलिक कृति की जगह किसी विदेशी लेखक की कृति, और भारत की विरासत में प्राप्त हुई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जगह विदेशी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, यह भाव हर भारतीय के मन में भर दिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से विकसित भारत विकसित यूपी विजन 2047 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यशाला में तमाम विशेषज्ञों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा रहे पंचप्राण के साथ आगे बढ़ना होगा और विरासत का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि नशा नाश और नैतिक पतन का कारण है। म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट था, उसमें मुझे भाग लेना था। भारत सरकार ने मुझे कहा कि इसमें आप जाइए और इस कार्यक्रम में भागीदार बनिए। तो मैं उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए गया। तो मुझे वहां पर थाईलैंड में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड में वहां के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी। इसके बाद जापान के एक डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मैंने इसी बात को लेके कहा, क्योंकि थाईलैंड में तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वहां पे रहती है। और एक समय था जब वहां की करेंसी भारत की करेंसी से कम हुआ करती थी, यानी उसकी कीमत कम हुआ करती थी। आज उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, भारत की कम है। कारण क्या है? जापान की कहानी आप सबके सामने है। जापान 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग तबाह हो गया था, लेकिन एक जापान कैसे दुनिया का विकसित जापान बन गया, ये कहानी हर जवान पर है। ये सीखने की भी है, जानने की भी है, और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी बन सकती है। जापान से मैंने ही पूछा, मैंने कहा भी आखिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे आपने इन चीजों को वहां पे कवर किया है। ये बात सामने आई, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्हें इस जिम्मेदारी को दी है। यही बात मुझे थाईलैंड ने भी बताई कि हमने इस रूप में अपने अपने यहाँ अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यों को दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने दिया है। उन लोगों ने उस पर काम शुरू किया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, अन्य चीजों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश वापस जब आया 17 में ही, एक सप्ताह की विजिट थी, तो वापस आया।
हम लोगों ने बचपन में सुना था, हम लोग सुनते थे कि हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी और गजक, आगरा के पेठा के बारे में। तो मैंने कहा ये तो सब खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें क्या हैं? अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एचएनएन से खास बातचीत की है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश में बस सेवा की स्थिति और पीपीपी मोड में बनाए जा रहे बस स्टैंड की जानकारी साझा की। इस दौरान मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया है और कहा है कि सपा की सरकार अगले 50 साल तक आने वाली नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया है। और साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर। सर, परिवहन की बसों को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ आए हैं। कब तक ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता है वो आरामदायक बसों में और लग्जरी बसों में सफर कर पाएगी? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की हमारी परिवहन निगम की जो बसें हैं, देश के सबसे जुआ बसें हैं। हमारी बसों की औसत आयु 5.25 वर्ष है। ये हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकारी बसों की औसत आयु नहीं है। हिंदुस्तान में नंबर 1 हम हैं। हमसे पहले महाराष्ट्र था, जो अभी हमने महाराष्ट्र को भी पीछे कर दिया है। आज जो है 5.25 वर्ष जो है हमारे बसों की औसत आयु। जब मैं परिवहन मंत्री बना तो मेरे पास 8,500 बसें थी। आज 14,500 बसें हैं और हम अपने बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। 23 बस अड्डा मेरा हवाई अड्डा की तरह बन रहा है। लखनऊ का एक बस अड्डा हमारा जो 1,000 करोड़ का बन रहा है और ऐसे प्रदेश के 23 जगहों पर बन रहा है। और 3 जगहों पर मैं अपने उसे 23 जगहों पर तो पीपीपी मॉडल पर बना रहे हैं और 3 जगह जैसे बलिया में और शाहजहांपुर में मैं अपने पैसे से बना रहा हूँ, परिवहन निगम के पैसे से। और आपके सहारनपुर में अभी हमने 38 करोड़ रुपया की जमीन खरीदी है और इसको भी बनाने में 50 करोड़ रुपया लगेगा। उसको भी हम अपने से बना रहे हैं। तो सभी बस अड्डों को आधुनिकीकरण करना हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बस डिपो पर ही मॉल भी होगा, होटल भी होगा, बढ़िया लाउंज भी होगा, अच्छे शौचालय होंगे, कैंटीन होगा, महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होगी। ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको बना रहे हैं। हमारे ड्राइवरों के लिए डॉर्मेट्री होगी। इस तरह की बहुत जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका समाधान करके हम लोग बना रहे हैं। और आप समझिए कि प्रदेश के कई और देश के राज्य हैं। गुजरात में केवल 4 पीपीपी मॉडल पर बस अड्डा बना, हम एक ही साथ 23 बना रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 8 है। तो देश के आप देखेंगे जब बन जाएगा तो हमारे लोग का लक्ष्य है, माननीय योगी जी का निर्देश है कि हर जनपद में एक बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बनना चाहिए और उसके प्रति हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। आपने पीबी मोड की बात की और हवाई अड्डे की बात की, लेकिन सहारनपुर जनपद की मैं बात करूं तो हवाई अड्डा बना था, वो अभी तक चल नहीं पाया, वो एक बात हो गई। लेकिन सरसाव में हवाई अड्डा तो हो गया, लेकिन बस अड्डे की बात नहीं हो पाती है। वहां पर लंबे समय से लोगों का इंतजार है। सरसवा में भी नगर पालिका ने हम लोग को जगह दे दिया है। बहुत जल्द वहां पर भी आप बस अड्डा आप बने हुए देखेंगे, क्योंकि जमीन की वहां पर समस्या आ रही थी। लेकिन वहां के नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने, जो अपने विधायक मुकेश जी हैं, उन्होंने वहां अनुरोध किया था और जगह हम लोग को प्राप्त हो चुकी है। अब हम वहां पर बस अड्डा बना देंगे। मंत्री जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, लेकिन संभागीय परिवहन जो कार्यालय होते हैं उनके आसपास जो है बिचौलिए काफी तादाद में दिखाई देते हैं। उसके लिए किस तरह से काम हो रहा है कि वो बिचौलिया सिस्टम जो सरकार बंद करना चाहती थी वो बंद हो और वहां पर जो लोग सीधे जो है जाकर के अधिकारियों से काम करा पाए? अभी आप 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे 1.5 लाख सीएससी है, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको गांव में जन सेवा केंद्र बोलते हैं, 1.5 लाख गांव में, और उससे हम लोगों ने अपने परिवहन विभाग को जोड़ दिया है। हमारी 49 सेवाएं उसी गांव में बैठ करके कोई व्यक्ति 30 रुपया फीस दे करके
उसको प्राप्त कर सकता है, उसको मेरे विभाग में आने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ड्राइविंग जो है वो प्राइवेट को हम दे रहे हैं, प्राइवेट पार्टनर के साथ। अभी एक यहाँ बना है, शिकायतें आती हैं, तो अभी 2 और बनने वाले हैं। तो हर जगह पर हम लोग 3-3 बनाएंगे और फिटनेस सेंटर भी प्राइवेट को दे रहे हैं हम लोग, जो स्क्रैप सेंटर भी हम लोग प्राइवेट को दे रहे हैं। तो अब हम लोग प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर के मेरा विभाग केवल सुपरविजन करेगा कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए होगा। अब हमारे दफ्तरों में बहुत कम, अभी भी मैं कह सकता हूं कि 70% हमारे दफ्तरों से भीड़ खत्म हो चुकी है। लोग ऑनलाइन, हमारे पिछले 2 वर्षों में एक भी लर्निंग लाइसेंस मेरे दफ्तर से नहीं बना है, एक भी सिंगल, क्योंकि हमने सब ऑनलाइन कर दिया। तो आज उसका सीधे सीधे रिजल्ट दिख रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे 49 सेवाएं हमारी, जो किसी को टैक्स जमा करना है, किसी को परमिट लेना है, किसी को अपनी गाड़ी ट्रांसफर कराना है, किसी को अपना डीएल एक्सटेंड कराना है, ऐसे 49 सेवाएं हैं जो घर बैठ करके आप कर सकते हैं। आपके घर में कंप्यूटर है तो आप घर से करिए, आपके पास नहीं है तो आपके गांव में जो जनसेवा केंद्र है उसे आप जो है जुड़ करके उससे करिए, या आपके मोहल्ले में आपके सीएससी है उसके माध्यम से करिए। तो हम लोग इसको चाहते हैं कि हमारे दफ्तर आने की जरूरत ना पड़े लोगों को। लेकिन सर, लाइसेंस की आपने बात की, लाइसेंस के लिए जो है गरीब रोजगार युवा पहले से बेरोजगार कहीं ना कहीं परेशान था, और अभी जैसे लाइसेंस की उसमें रेट में वृद्धि की गई, उससे काफी जो है परेशान और नजर आने लगा है। ये सही है कि जो हम लोग का सिस्टम है इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस उसी को दिया जाए जो हर तरह से वो दक्ष हो जाए, क्योंकि सड़क पर जब वो गाड़ी लेके चलता है तो केवल उसका जीवन नहीं होता है, उसके साथ साथ उस गाड़ी में बैठने वाले सबके जीवन होते हैं। तो इसलिए आपको मैं कह सकता हूं कि जितना कोरोना काल में लोग नहीं मरे, कोरोना काल के 2 वर्षों में 21,000 लोग मरे और 23,000 लोग प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मरते हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि इसको रोका जाए, और ये रोकने के लिए कई तरह के चीजों को करना पड़ता है। तो एक तो पहले ड्राइविंग सही हो, उसके 8 प्रकार के टेस्ट अब कराए जा रहे हैं, सिमुलेटर की व्यवस्था कराई जा रही है जो जहाज में प्रयोग होता था, जो पायलट के जो ट्रेनिंग लेते थे उस तरह के अब जो है आपके सहारनपुर में भी आपको सिमुलेटर लगाया जा रहा है कि आप उसमें बैठ करके लगेगा कि गाड़ी चल रही है, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उसी तरह से मैंने अच्छे ड्राइवर निकले, दक्ष ड्राइवर निकले, दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोग जो है कैमरे लगा के चालान कर रहे हैं कि कोई हाई स्पीड से न चले, कोई ट्रिपलिंग न चले, कोई बिना बेल्ट के न चले। अभी आप देखे होंगे हम लोगों ने अभियान चलाया 15 दिन कि नो हेलमेट नो फ्यूल, इसलिए चलाया कि भाई आप जो है घर से निकलिए तो हेलमेट पहन के निकलिए, क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि कोई हेलमेट पहन के जा रहा है तो उसकी जान बच जा रही है, और जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहा है और छोटी चोट भी सर में लग रही है उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये सब चीजों के लिए ये सब व्यवस्था बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का भी बीच बीच में हम लोग का मार्गदर्शन मिलता है, और हमारे माननीय गडकरी जी का, और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सड़क दुर्घटना को 50% तक कम से कम आप लोग रोकिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ते हैं तो हार जाएंगे चुनाव। देखिए, उनका कोई पीडीए उडीए नहीं है, 1 से लेकर के 24 तक पद उनके घर में आरक्षित है। कोई समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये सपना नहीं देख सकता है कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकूं। यदि उनके लगता है कि सही में पीडीए के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये घोषणा करें कि समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसे 50 सालों में नहीं बनने वाली है, लेकिन 50 साल के बाद भी बने तो उसका जो है मुख्यमंत्री उनके परिवार का नहीं होगा, कोई कार्यकर्ता होगा। कम से कम कार्यकर्ताओं में ये भाव तो जगे, ये भाजपा में संभव है कि एक गरीब परिवार का नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज उन्हीं के समाज के डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का कोई उन्हीं के समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एसआईआर कितना जरूरी मानते हैं? एसआईआर को लेकर पुनरीक्षण जो है चुनाव आयोग करा रहा है, एसआईआर को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, सवाल ये सवाल नहीं है, ये सवाल पैदा किया जा रहा है।
लगातार ये लोग हार रहे हैं चुनाव। कांग्रेस पार्टी पिछले, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं तो पिछले 40 वर्षों से हार रही है, 40 वर्षों से, और धीरे धीरे यहां से वो समाप्त हो रही है। उसके 2 विधायक रह गए। जिसने इतनी लंबे समय तक शासन सत्ता संभाला हो उसके 2 एमएलए हैं। और आज उस पार्टी के पिछलग्गू है कि जो कभी कांग्रेस के खिलाफ में पैदा हुई समाजवादी पार्टी, नेताजी मुलायम सिंह जी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए, लाठी खाए, डंडा खाए, आज उनका बेटा कांग्रेस से समझौता किया है और कांग्रेस उसके पिछलग्गू बन गई है। इसी तरह बिहार में लालू यादव भाई उसके खिलाफ में संघर्ष किए, जेल गए। वो जो लोकतंत्र सेनानी थे उनके बेटे के पीछे राहुल गांधी भाग रहे हैं। और समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी 2012 के चुनाव का नेतृत्व किए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन वो लगातार हार रहे हैं। वो खुद मुख्यमंत्री थे 2014 में, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 73 सीटें प्राप्त करके जो है लोकसभा में आई। 2017 में खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, भारतीय जनता पार्टी 330 सीट पाई। 22 में आप देखिए कहते थे 400 सीट पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 38 सालों के बाद जोगी जी के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में आई। कोई सरकार नहीं आई 1988 के बाद। 1988 के बाद केवल जोगी जी की सरकार अपने काम के बल पर रिपीट होकर आई। ये लगातार हार रहे हैं, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में एक बड़ा सवाल तो उठ रहा है कि वोट चोरी का भाजपा के ऊपर। अरे भाई, एक आदमी 4 जगह से वोटर लिस्ट बनवा रखा है। मान लीजिए मैं रहने वाला हूँ बलिया का, लखनऊ में रहता हूँ, तो जहां जहां रहा वहां वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया, तो उसको कटेगा कि न कटे? एक आदमी को 4 वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। आप देखिए एक एक घरों में 200 500 वोट प्राप्त हो रहा है। क्या वो सही है? क्या 500 लोग एक घर में रह सकते हैं क्या? लेकिन वोट मिल रहा है। लेकिन 2024 में काफी नुकसान हुआ, 27 के लिए किस तरह से तैयार है? देखिए 2024 में ये लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि मोदी जी 400 सीट क्यों मांग रहे हैं। 400 सीट तो बहुमत के लिए चाहिए नहीं। इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये अफवाह के बल पर कुछ सीटें इनको प्राप्त हो गई। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। 9 इलेक्शन में कहते थे कि सेमीफाइनल है 2027 का। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। 2 सीटों पर जहां पर अखिलेश जी खुद थे, आपके करहल में, वो 67,000 से जीते थे और 13,000 से मैंने सिमट करके उनके प्रत्याशी आ गया। यानी उनका कितना वोट कम हुआ, क्योंकि प्रदेश की जनता उनको लगातार नकार रही है। झूठ के बल पर, जो गांव में कहते हैं ना, काट की हाड़ी एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। तो झूठ बोल करके एक बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बार बार नहीं। मोदी जी और जोगी जी लगातार सफलता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन अपने सीओ के साथ मैं योगेश आर्य, H24/7। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।